Good morning, all of you. Today in ninth class chemistry, we are starting new chapter atoms and molecules. Atoms and molecules. आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या आते हैं आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पहला आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total mass of the reactant, the total mass of the reactants and products remain constant, in every chemical reaction। क्या कहता है, total mass of the reactants and the products remain constant in every chemical reaction। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे CaCO3 इसको अगर हम हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है आपका CaO प्लस CO2। देखो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, जैसे आपकी इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, और ये आपके प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहता है, कांस्टेंट मतलब सेम रहता है इन एवरी केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम इसकी अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका आपका देखो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें टोटल जो मास आता है आपका 100 ग्राम आता है। 40 ग्राम कैल्शियम का है, 12 ग्राम आपका कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, इन तीनों को सम करेंगे तो ये आपका आएगा 100 ग्राम। इधर कैल्शियम का आपका आता है 40 प्लस 16 56 ग्राम, और कार्बन का 12 प्लस 32 ये आपका 44 ग्राम। तो 44 और 56 इधर भी आपका टोटल क्या है 100 ग्राम आता है, और इधर भी 100। इट मीन जो टोटल मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रहता है, रिमेन सेम, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रहता है, सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, ये ला सकता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे law of definite proportions। law of DEFINITE definite proportions। law of definite proportions और law of constant composition। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट
कंपोजिशन। ये क्या कहता है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a pure chemical compound, a pure chemical compound always contains same elements combined together in same fixed proportions by mass। For example, pure water obtained from any source like river, rain, etc. is always made up of same elements, that is hydrogen and ऑक्सीजन। देखो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ध्यान से समझो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी जो आपका प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, ऑलवेज कंटेन्स, हमेशा कंटेन रखता है, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जो प्योर कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, ये नहीं कि उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाए, और वो एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से जुड़े होते हैं। जैसे हम प्योर वाटर है वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं हम, जैसे रिवर से, रेन से, ट्यूबवेल से, टैप वाटर से, किसी भी सोर्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर वाटर। उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक सेम प्रोपोर्शन होता है बाय मास का 1:8, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन वाटर के अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो अगर निकालते हैं तो ये आता है 1:8। तो वाटर आपका चाहे कहीं का भी हो, रिवर से हो, चाहे रेन से हो, टैप से हो, उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास 1:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या करता है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, कि एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट रखता है, कि उसके एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, कंबाइन टुगेदर, और वो सेम एलिमेंट्स हमेशा कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में होते हैं बाय मास। जैसे प्योर वाटर है, इसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे, और उनका रेशियो क्या रहेगा 1:8 बाय मास। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? देखो, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, जो मेन पॉइंट है ना, दी मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, जो मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, matter is made up of extremely small particles called atoms। कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? An element consists of only one type of atoms, only one type of atoms। जो आपका एक एलिमेंट होता है उसमें एक ही तरह के एटम्स आपके हैं वो पाए जाते हैं। एक एलिमेंट होता है उसके अंदर ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स हैं वो पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ, डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ all other elements, all other elements in mass and other proportions, in mass and other proportions। क्या कहता है? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स है किसी भी एक एलिमेंट के, वो डिफर मतलब अलग होते हैं। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं मास के रिस्पेक्ट में और अदर प्रपोर्शंस और रेशियो में। नेक्स्ट है आपका एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part in chemical reactions, that take part in chemical reactions। कि आपका जो एटम्स है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आपकी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फिर क्या है? atoms of different elements, atoms of different elements may combine with each other, may combine with each other to form compound atoms, क्या कर रहा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के
वो कंबाइन कर सकते हैं ईच अदर और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। तो देखो इसके मेन पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। फर्स्ट पॉइंट तो क्या कहता है कि मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। मैटर आपको पता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, वो क्या कहलाती है, मैटर। जो भी चीज जगह घेरती है और उसका मास हो क्या कहलाती है, मैटर। और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उनको क्या बोलते हैं, एटम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक जो एलिमेंट होता है उसमें एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। थर्ड क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इन मास एंड अदर प्रोपोर्शन। कि एटम्स है एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से डिफर मतलब दूसरे से अलग कैसे होते हैं, मास के अनुपात में और अदर प्रोपोर्शंस में। फिर क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विच ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो में कंबाइन आपस में जुड़ सकते हैं टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, H2। तो ऐसे ये क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन आज एक अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन है, वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। तो ये तो थे इसके मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी या लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट तो आपकी लिमिटेशन क्या है इसकी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, it failed to explain how atoms of different elements differ from each other। क्या था, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। कि जो डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग एटम क्यों होते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो इसकी लिमिटेशन मतलब ये इसकी कमी थी। सेकंड क्या था इसकी, जो हम लिमिटेशन डिस्कशन कर रहे हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ different elements combine with each other to form compound atoms, और molecules। सेकंड क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसको, हाउ एंड व्हाई एटम्स हो। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हाउ कि कैसे
और वाई मतलब क्यों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि जो एटम्स है अलग अलग एलिमेंट के वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं आपके कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल। थर्ड जो ये क्या था, इसकी लिमिटेशन क्या थी, it failed to explain the nature of forces that hold together different atoms in a molecule. It failed to explain, ये आपका फेल हो गया था किसको एक्सप्लेन करने में, नेचर ऑफ फोर्सेस, जो आपका नेचर है फोर्सेस का, दैट होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ये फेल किसको हो गया था एक्सप्लेन करने में, नेचर ऑफ फोर्सेस, कि किस तरह का फोर्स है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या आपका वंडरवाल है, या कोवलेंट है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नेचर ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल्स में कैसे जो अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं उनका क्या नेचर ऑफ फोर्सेस है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड फोर्थ लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, थैंक यू।